ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, चूंकि आईटीआर फाइलिंग का समय चल रहा है, समय तो काफ़ी है, मतलब 15 सितंबर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 सितंबर के इंतजार में हैं कि 15 सितंबर आने वाला आएगा तो 2-4 दिन पहले फाइल कर देंगे। कई लोग फाइल कर भी लेंगे, हो सकता है कि अंतिम समय जो रश होता है, आदत हम लोग की होती है, कोई गलती भी ना करें। लेकिन इन सब के बावजूद क्या उनको कोई नुकसान होगा क्या आखिरी वक्त में फाइल करने पे? जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जो हमारी ओरिजिनल डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई, यूजुअली लोग उस डेट तक रिटर्न अपनी फाइल करते हैं। बट क्योंकि इस साल डेट बड़ी है, 15 सितंबर है अभी, और पोर्टल शुरू में चल नहीं रहा था, यूटिलिटीज़ भी लेट रिलीज हुई हैं और बहुत टाइमली जो है सरकार ने ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया था, तो लोग अब रिटर्न फाइल करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, एडवांस टैक्स, जिसका मेन लॉजिक ये होता है कि जिस साल में आप कमा रहे हैं उसी साल में जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे आप टैक्स भरते रहिए। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो जितनी अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में एज एडवांस टैक्स पे करनी थी। अब अगर आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी होती है, यूजुअली आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम होती है, एफडी की इनकम होती है, कोई कैपिटल गेन होता है, या बिजनेस केसेस में, या कोई भी सैलरी के अलावा इनकम जब होती है उसकी लायबिलिटी यूजुअली आपके ऊपर होती है टैक्स भरने की, जो आप एडवांस टैक्स के तौर पर नहीं दे रहे होते हैं, या दे रहे होते हैं, कम दे रहे होते हैं। और जब आप रिटर्न एक्चुअली अपनी फाइल करेंगे, आप कॉम्पिटिशन देखेंगे तो टैक्स पेबल आ सकता है। अगर ये टैक्स पेबल 10,000 रुपये से ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ी फिगर नहीं है, अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है, कोई भी और इनकम है, आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पेबल बन सकता है। इस केस में आपको इंटरेस्ट देना होगा, और ये इंटरेस्ट जो सेक्शन 234B और 234C में लगता है, इसके ऊपर छूट आपको नहीं दी गई है। आपका 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपकी जो लेट फाइलिंग की पेनल्टी होती है 5,000 की, वो नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा है वो आपको देना होगा। तो अब जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं की है, अगस्त टुवर्ड्स द एंड तक भी, और आपका टैक्स पेबल बन रहा है, आप 31 से पहले पे कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 31 अगस्त क्रॉस करेंगे, यानी कि सितंबर का महीना चालू हो जाएगा, आपके पूरे महीने का इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा इन दो सेक्शंस में। तो ऑलरेडी डिलेड हैं अगर आप, तो एटलीस्ट फर्दर डिले ना करें और 31 से पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दीजिए। नहीं, आपने दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग कही। एक तो कि 1 सितंबर जैसे ही लग जाएगा आपको इंटरेस्ट पूरे महीने का देना पड़ेगा, ऐसा है क्या? ऐसा क्यों? पार्ट ऑफ द मंथ, और मंथ जो भी है, अगर आपने जैसे ही आप सितंबर में जाएंगे पूरे महीने का आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है 1% का, दोनों सेक्शन में अलग अलग वो इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा। तो भाई साहब, आप 15 सितंबर तक इंतजार मत करिए। अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स बन रहा है तो चुपचाप से पहले ही दे दीजिए, भले रिटर्न बाद में फाइल करें। बिल्कुल, रिटर्न आप 15 तारीख को भी करें। हाँ। एडवांस टैक्स जो आपको देना था अगर वो नहीं दिया है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बना के उसको अभी आप 31 से पहले दे दीजिए। दे दीजिए, क्योंकि अब तो इस महीने का तो इंटरेस्ट लग ही गया होगा जिनको देना लग चुका होगा। हाँ, तो ये तारीख बढ़ाई गई है रिटर्न फाइलिंग की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस टैक्स जो बनता है वो भी आप 15 सितंबर तक ही दें, उसके बाद देंगे तब आपको ब्याज लगेगा, ऐसा नहीं है। ब्याज पहले ही लग जाएगा। हाँ, पेनल्टी वगैरह जो लगता है तो वो नहीं लगेगा। तो बड़े काम की बात है, बताइए, बहुत ही बारीक बातें हैं, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो जिनके ऊपर एडवांस टैक्स थोड़ा ही बनने की गुंजाइश बन रही है, 10,000 से ज़्यादा, वो एडवांस टैक्स चुका दें। आईटीआर भी चाहे तो साथ में फाइल कर दें, नहीं फाइल कर सकते हैं तो 15 सितंबर तक का समय आपके पास है, लेकिन एडवांस टैक्स चुकाने के लिए 15 सितंबर तक का इंतजार ना करें। गौरी की बिल्कुल साफ सलाह है, क्योंकि अब जब ब्याज की देनदारी बनेगी ना, तब मत कहिए कि हमें ब्याज क्यों मांग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका ख्याल रखिएगा। और चलते हैं फिर से सवाल जवाब के सिलसिले पर। पुणे से सतीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी मैम। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? 2-3 छोटे छोटे डाउट्स हैं बेसिकली। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जब मैं टैक्स फाइल करने गया तो पिछले साल का जो मैंने भरा था आईटीआर, उसमें दिखा रहा था आईटीआर प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू, लेकिन जब वो लेटर देखा, लेटर में कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं थी। तो ये कुछ ग्लिच है या कुछ इशू है जो आईटीआर के पोर्टल पे दिख रहा है? क्योंकि मैंने न्यू रेजिम में ऑप्ट किया हुआ था, इससे पहले मैंने फिल किए हुए थे तो ओल्ड रेजिम में थे सारे, उसमें तो सब प्रोसेस है प्रॉपर, लेकिन इस बार ये दिख रहा है। ठीक है। और दूसरा एक सवाल था कि
टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ इक्विटी शेयर थे जिसको सोल्ड करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था। हाँ, तो इस केस में कौन सा ITR फॉर्म मैं भर सकता हूँ? अच्छा, और वो गेन दूसरा, हुआ था लेकिन टैक्सेबल नहीं है। हाँ, टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर बेचने के बाद। हाँ, और इसी में ठीक है। जुड़ा हुआ और सवाल हाँ, था कि इसके लिए जो कैपिटल गेन का टैक्स था शॉर्ट टर्म, उसके लिए सेल्फ असेसमेंट में मैंने पे किया था, लेकिन उसमें ब्रेकअप नहीं डाल पाया था, तो सब कुछ एक ही में डाल दिया था। शेयर्स वगैरह का ब्रेकअप रहता है, लेकिन सब कुछ एक ही में डाल दिया, तो उसके लिए कुछ इशू है? अगर है तो ठीक है, आपको कैसे तीनों correct कर- तीनों सवालों का जवाब गौरी देंगी। गौरी, एक तो पोर्टल में इनको कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, उसका क्या उपाय? जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, ये दिक्कत मैंने भी देखी है कुछ केसेस में, लेकिन सिर्फ ये कहना कि वहाँ पे डिमांड ड्यू है और आपको नहीं दिखी डिमांड, इनफ नहीं होगा। आप पोर्टल पे जाके एक जो अलग से डिमांड आउटस्टैंडिंग का कॉलम होता है, उसमें जाके देखिए आपके कोई पेंडिंग नोटिस तो नहीं है, कोई पेंडिंग डिमांड तो नहीं है। सिर्फ जो डैशबोर्ड में दिखाता है प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू, उस पर रिलाय ना करें। उसमें गलती हुई है कुछ केसेस में, मेरी भी नज़र में आया कि वो एक्चुअल में कोई डिमांड नहीं है और सिर्फ वहाँ पे ये दिख रहा है। और दूसरा, अगर जैसे आपने अपना ईमेल आईडी दिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ अपना ही दिया होगा, एडवाइजेबल यही है कि आपका ईमेल आईडी होना चाहिए पोर्टल पे। आप अपनी ईमेल चेक करिए, आपके पास डिपार्टमेंट से कोई ईमेल तो नहीं आई है जब रिटर्न आपकी प्रोसेस हुई है विद डिमांड, तो वो आपको वेरीफाई करना होगा। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है पोर्टल के एंड पे। जो आपका दूसरा सवाल है ITR, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्योंकि टैक्सेबल नहीं है लेकिन हुआ है, सेल परचेज आपने किया है, तो आपके AIS में रिपोर्टिंग भी हुई होगी और आपका हो सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो या आसपास हो। आपके लिए रिटर्न भरना डेफिनेटली एडवाइजेबल है, आप रिटर्न ज़रूर भरिएगा। और आपकी अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है, आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। ITR 1 में इस साल एक प्रोविजन आया कि अगर 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप भर सकते हैं ITR 1, लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। आपको ITR 2 फाइल करनी होगी, प्रोवाइडेड आपकी कोई और बिजनेस इनकम या कोई ऐसी इनकम नहीं है जो आपको ITR 2 के लिए इनएलिजिबल करती है। तो आप ITR 2 भरिए, रिटर्न ज़रूर भरिएगा। और आपको जो भी, अगर आपका सपोज कोई छोटा मोटा TDS कटा है, इंटरेस्ट इनकम या कुछ भी, वो आपका रिफंड आ जाएगा। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है भूपेन जी? सॉरी, इसमें एक पार्ट रह गया, इसमें जो मैं एडवांस टैक्स पे किया हूँ उसमें ब्रेकअप नहीं डाला, टोटल सिर्फ टैक्स में डाल दिया है, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, आपने वो पूरा बेसिक पे में डाल दिया होगा, आपने उसमें अलग से सेस या सरचार्ज या उस कॉलम में नहीं डाला होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पोर्टल अपने आप उसको उस कैटेगरी में ले जाएगा जिसमें वो फॉल करता है। बट एडवांस टैक्स की आपकी लायबिलिटी नहीं थी क्योंकि आपका टैक्स पेबल निल बनता है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे वो सारा का सारा आपका रिफंड आ जाएगा। और जब आप उसका आपने जो चालान भरा होगा, जब आपने रिटर्न फाइल, जो आपने एडवांस टैक्स फाइल किया होगा, उस चालान को आप अपने पास रखिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने हेड में ले जाएगा उसको। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो चुका होगा। ऐसा करते हैं कोलकाता चलते हैं, वहाँ से भूपेन जी हमारे साथ, भूपेन दत्तानी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेन साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? एक्चुअली मैंने 2010 में एक यूलिप पॉलिसी खरीदी है, उसकी मैच्योरिटी है 2083 में। तो इस साल अगर मैं ये यूलिप पॉलिसी सरेंडर करता हूँ तो क्या मुझे 1010D का बेनिफिट मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1010D का बेनिफिट मिलता है तो इस साल 12 लाख रुपए तक की इनकम मतलब टैक्स फ्री है, तो वो जो भी मुझे उसमें से प्रोसीड्स मिलते हैं, क्या वो मेरे 12 लाख वाले इनकम में इंक्लूड होंगे कि वो एग्जेम्प्ट अगर होते हैं तो उसको सेपरेटली मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ? आप मुझे अपना यूलिप का जो सम अश्योर्ड है और जो प्रीमियम अमाउंट है वो बता सकते हैं एक बारी? जी, सम अश्योर्ड है मेरा 10 लाख और प्रीमियम है 1,20,000। 2010 में मैंने पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन 1010D का जो मेन जो क्लॉज होता है वो होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो सम अश्योर्ड से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चेंज आया था साल 2012 में।
2012 से पहले जिन लोगों ने पॉलिसी ली उनके लिए था कि अगर आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो लेस देन 20% है ऑफ सम अश्योर्ड, तो आप 1010D के लिए एलिजिबल होते हैं। 1010D की कुछ कंडीशंस होती है, आपको 5 साल तक होल्ड करना होता है और ये सम अश्योर्ड और प्रीमियम का जो परसेंटेज होता है उसको भी फुलफिल करना होता है। यूजुअली जब आपको कोई भी पॉलिसी सेल करता है, यूलिप सेल करता है, जो भी आपका एडवाइज़र होता है वो बताता है कि आप ये पॉलिसी जो ले रहे हैं ये सेक्शन 1010D में कवर्ड है कि नहीं है, और उस पॉलिसी की जो स्लिप होगी, रिसीट होगी, उसके ऊपर भी लिखा होगा। तो आपको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप 20% से कम के प्रीमियम में थे साल 2012 से, आपका जो 1010D का सेक्शन है उसकी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, आपको इसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो भी आपकी प्रोसीड्स होंगी, आपको जो कंपनी से मिलेंगी वो सारी की सारी टैक्स एग्जेम्प्ट होंगी, बट आपको रिटर्न में दिखानी है अंडर सेक्शन 1010D एग्जेम्प्ट। और इसको चेक करने का एक तरीका और होता है, प्रैक्टिकल तरीका, कि जब भी आपके पास ऐसा अमाउंट आता है तो आप अपना 26CS और AIS चेक करें। अगर आपका TDS कटा है तो हो सकता है कहीं कोई कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की है, इसलिए आपका TDS कटा है, तो आपने जिनसे भी यूलिप लिया उनको एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर 1010D की कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपका TDS भी नहीं कटेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है चेक करने का। ऑल्दो आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, आपका 1010D का जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और अपना सवाल जब भेजें तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।